नमस्ते। हिंदी साहित्य में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ लेखक नहीं बल्कि पूरे युग का चेहरा बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही स्तंभ की बात करेंगे जिन्होंने हिंदी नाटक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, जयशंकर प्रसाद। उन्हें सिर्फ एक नाटककार कहना, सच कहूं तो बात को बहुत छोटा कर देना होगा। वो तो आधुनिक हिंदी नाटक के आर्किटेक्ट थे, उसके निर्माता। अच्छा, उनके कद को समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। जिस तरह हिंदी उपन्यासों की दुनिया मुंशी प्रेमचंद के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक वही जगह, वही मकाम हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का है। उनका असर इतना जबरदस्त था कि इतिहासकार आज भी उन्हीं को एक पैमाना मानकर चलते हैं। और यही वो सबसे जरूरी बात है। हिंदी नाटक के पूरे इतिहास को दरअसल 3 हिस्सों में ही बांटा जाता है। प्रसाद पूर्व युग यानी प्रसाद से पहले का समय, फिर आता है प्रसाद युग, उनका अपना दौर, और फिर प्रसादोत्तर युग यानी उनके बाद का समय। सोचिए जरा, एक अकेले इंसान ने एक पूरी की पूरी विधा पर अपनी ऐसी गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जाहिर है, प्रसाद एक रात में इतने महान नाटककार नहीं बने। उनकी ये जो कला थी वो धीरे धीरे विकसित हुई, जिसमें लगभग 2 दशक लग गए। हम इसे एक कलाकार के तौर पर उनके सफर को 3 अलग अलग मराहिल या स्टेजेस में समझ सकते हैं। तो ये 3 चरण उनकी पूरी कहानी बताते हैं। पहला था शुरुआती दौर, जहां वो एक तरह से सीख रहे थे। फिर आया प्रयोगात्मक दौर, जहां उन्होंने नए नए प्रयोग किए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आखिर में आया उनका परिपक्व दौर, जब उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन, अपने मास्टरपीस लिखे। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1910 के आसपास। प्रसाद ने सज्जन और करुणालय जैसे नाटक लिखे। इस दौर में वो संस्कृत के नाटकों से भी सीख रहे थे और पश्चिमी नाटकों से भी। उनके ये शुरुआती काम ज्यादातर पौराणिक कहानियों पर आधारित थे। और हाँ, उनमें मौलिकता की थोड़ी कमी दिखती है। मतलब कहानी कहने का तरीका और मंच पर उसे उतारने की कला, उस लिहाज से ये थोड़े कमजोर थे, पर ये उनकी तैयारी का दौर था। फिर आया उनका दूसरा यानी प्रयोगात्मक चरण। राज्यश्री और अजातशत्रु जैसे नाटकों में साफ दिखता है कि एक कलाकार के तौर पर वो कितना आगे बढ़ चुके थे। अब वो सिर्फ दूसरों से सीखी हुई बातें नहीं दोहरा रहे थे, उनके अपने मौलिक विचार सामने आ रहे थे। वो इतिहास के ज्यादा मुश्किल विषयों को उठा रहे थे और उनकी कला निखरती जा रही थी। और फिर आया वो दौर जिसने प्रसाद को हमेशा के लिए अमर कर दिया, उनका परिपक्व चरण। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, ये वो शाहकार हैं जो इसी दौर में लिखे गए। इन नाटकों ने प्रसाद को एक ट्रेंड सेटर, एक युग प्रवर्तक बना दिया। ये उनकी कला का शिखर था, जहां कहानी सिर्फ घटनाओं से नहीं बल्कि किरदारों के अंदर चल रहे गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्षों से आगे बढ़ती थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। प्रसाद लिख तो अपने जमाने में रहे थे, एक आधुनिक लेखक थे, लेकिन उनके लगभग सारे बड़े नाटक प्राचीन भारत के इतिहास से क्यों लिए गए हैं? आखिर वो अपने समय की बात करने के लिए बार बार अतीत में क्यों झांक रहे थे? मतलब वो भारत के उस स्वर्ण युग कहे जाने वाले दौर, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल से ही कहानियां क्यों चुन रहे थे? क्या ये सिर्फ अतीत से एक तरह का मोह था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा था? और इसका जवाब हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद प्रसाद से ही मिलता है। अपने नाटक विशाख की भूमिका में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि उनका मकसद इतिहास की उन महान घटनाओं को सामने लाना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मतलब साफ था, निशाना अतीत नहीं बल्कि वर्तमान था। वो अतीत के आईने में आज का चेहरा दिखा रहे थे। तो प्रसाद ने इतिहास का इस्तेमाल एक औजार की तरह किया। जब वो खूनों और यूनानियों के हमलों की कहानी कहते तो असल में इशारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होता था। जब वो नाटकों में राजाओं की आपसी फूट और कमजोर शासकों को दिखाते तो संदेश होता था कि देश को एकजुट होने की जरूरत है। और भारत के उस गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाकर वो उस वक्त की गुलाम जनता में एक नया आत्मविश्वास, एक राष्ट्रीय गौरव जगाना चाहते थे। लेकिन प्रसाद की क्रांति सिर्फ विषयों में नहीं थी। नहीं, उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी काम था उनके किरदारों को गढ़ने का तरीका, खासकर उनकी नायिकाओं को। उन्होंने एक नए तरह के नायक और नायिका को जन्म दिया। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। प्रसाद से पहले हिंदी नाटक अक्सर प्लॉट ड्रिवन यानी कथानक केंद्रित होते थे। कहानी में क्या क्या घटनाएं हुई इस पर जोर होता था। प्रसाद ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कैरेक्टर ड्रिवन यानी चरित्र प्रधान नाटक लिखे, जहां कहानी किरदारों के मन में चल रहे द्वंद्व, उनके फैसलों और उनकी भावनाओं से आगे बढ़ती थी। और जब हम उनकी किरदारों की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आती हैं उनकी नायिकाएं। ध्रुवस्वामिनी, देवसेना, कॉर्नेलिया, मालविका, राज्यश्री, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हिंदी साहित्य के कुछ सबसे मजबूत और यादगार महिला किरदार हैं।
ये नायिकाएं उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थीं। वो मजबूत थीं, अपनी बात को दमदार तरीके से रखती थीं और कहानी को आगे बढ़ाती थीं। वो बेचारी चुपचाप सब सहने वाली पात्र नहीं थी। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उनमें त्याग और करुणा जैसे भारतीय नारी के पारंपरिक आदर्श भी थे, तो साथ ही अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली एक आधुनिक स्त्री की चेतना भी थी। चलिए अब आखिर में प्रसाद की विरासत के एक और जरूरी मगर थोड़े जटिल पहलू पर आते हैं। उनके नाटक साहित्य के तौर पर तो महान माने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो मंच पर उतने ही सफल हैं? ये एक ऐसी बहस जो आज तक चलती है। तो देखिए, एक तरफ आलोचक हैं जो कहते हैं कि प्रसाद के नाटक बहुत लंबे हैं, उनकी भाषा बहुत मुश्किल और संस्कृत जैसी है, उनमें सीन और किरदार इतने ज्यादा हैं कि उन्हें मंच पर खेलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े डायरेक्टर्स ने इन नाटकों को थोड़े बहुत बदलावों के साथ बहुत कामयाबी से मंच पर उतारा है। उनका तर्क है कि वो काव्यात्मक भाषा उस ऐतिहासिक माहौल के लिए जरूरी है और जो लंबे लंबे मोनोलॉग्स हैं वो किरदारों की अंदरूनी दुनिया को दिखाते हैं। तो इस पूरी बहस पर खुद प्रसाद क्या सोचते थे? उनका जवाब ही उनकी पूरी कला का सार है। उन्होंने कहा था, रंगमंच के लिए नाटक नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच बने। मतलब साफ था, उनके लिए कला सबसे ऊपर थी। माध्यम को कला के हिसाब से बदलना चाहिए, कला को माध्यम की सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए। और प्रसाद की यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही अहम है कि क्या महान कला का काम सिर्फ दर्शकों को वो देना है जो उन्हें पसंद है, या उन्हें चुनौती देना है? क्या कला को बने बनाए नियमों के अंदर रहना चाहिए या उन्हें तोड़ने की हिम्मत करनी चाहिए? प्रसाद का पूरा काम हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। वो पहेली है जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के पीछे छिपा असली मकसद। जरा सोचिए, ये सवाल कितना गहरा है। एक तरफ देश अपने भविष्य के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और उस दौर में प्रसाद जी अतीत की कहानियां क्यों सुना रहे थे? आखिर क्यों? चलिए इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हिंदी साहित्य में, खास तौर पे हिंदी नाटक में, जयशंकर प्रसाद का कद कितना बड़ा है। आप सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जैसे हम उपन्यासों की दुनिया प्रेमचंद के बिना सोच भी नहीं सकते, ठीक वैसे ही हिंदी नाटक की दुनिया प्रसाद के बिना अधूरी है। वो सिर्फ एक नाटककार नहीं थे, वो तो खुद एक पूरा का पूरा युग थे। एक ऐसा पैमाना जिससे आज भी हिंदी नाटक को परखा जाता है। अगर उनके काम को देखें तो उनका सफर हमें 3 अलग अलग दौर में साफ साफ दिखाई देता है। पहले दौर में उन्होंने दूसरों से सीखा, फिर दूसरे दौर में अपनी एक अलग आवाज, एक अलग स्टाइल बनाने की कोशिश की, और फिर आया आखिरी दौर, जब उन्होंने वो शाहकार लिखे जिन्होंने हिंदी नाटक की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि कैसे प्रसाद ने इतिहास का इस्तेमाल एक आईने की तरह किया जिसमें वो अपने समय की सच्चाई दिखा रहे थे। जरा उस दौर के भारत की तस्वीर अपने मन में बनाइए। एक देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, जो अंदर से जाति और धर्म में बटा हुआ है, और जिसका आत्मविश्वास इतना टूट चुका है कि वो अपनी ही महानता पर शक करने लगा है। यही वो माहौल था जिसमें प्रसाद लिख रहे थे। और जानते हैं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें खुद प्रसाद के शब्दों में मिलता है। उन्होंने ये साफ साफ लिखा, मतलब वो कह रहे थे कि मैं इतिहास के उन पन्नों को खोलना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज हम इस हाल में हैं। तो वो इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो तो आज के लिए एक आईना तैयार कर रहे थे। और इसका एक सीधा सादा उदाहरण देखिए। जब उनके नाटक का हीरो स्कंदगुप्त विदेशी होड़ों से लड़ता था, तो थिएटर में बैठा हर दर्शक असल में अंग्रेजों के खिलाफ चल रही अपनी लड़ाई को महसूस कर रहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो कला के जरिए क्रांति का एक इशारा था, एक तरह का मूक आह्वान। और इसी सोच से जुड़ा है हमारा अगला हिस्सा, कि कैसे प्रसाद के नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक बहुत सोचा समझा मिशन थे। तो उनके नाटकों का एक बहुत साफ मकसद था। वो एक हारी हुई, निराश जनता के अंदर एक नई जान फूंकना चाहते थे। उन्हें अपने शानदार अतीत की याद दिलाकर वो उन्हें एक शानदार भविष्य बनाने की हिम्मत दे रहे थे। और ये बात उनके नाटक चंद्रगुप्त के एक संवाद में कितनी खूबसूरती से सामने आती है। उनका संदेश साफ था, जब तक हम मालव, मगध
और ऐसी छोटी छोटी पहचानों में बटे रहेंगे, तब तक हम कमजोर रहेंगे। असली ताकत तो पूरे राष्ट्र यानी आर्यावर्त की एकता में है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं है। प्रसाद की नज़र इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जो अपनी अंदरूनी सामाजिक बुराइयों से भी आजाद हो। मतलब प्रसाद सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहते थे, वो समाज को अंदर की बुराइयों से भी आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने अपने नाटकों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और नरबलि से लेकर धार्मिक कट्टरता तक हर सामाजिक बुराई पर चोट की। उस जमाने में ये बहुत बड़ी, बहुत हिम्मत वाली बात थी। और फिर आया उनका सबसे क्रांतिकारी नाटक, ध्रुव स्वामिनी। जरा सोचिए, साल था 1933, जब एक औरत की पहचान सिर्फ उसके पति से होती थी। तब प्रसाद में एक ऐसी नायिका की कहानी कही जो अपने कायर पति को भरी सभा में ठुकरा देती है। ध्रुव स्वामिनी का वो संवाद, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये तो एक औरत की अपनी पहचान का ऐलान था। ये तलाक से भी कहीं आगे अपने वजूद और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी। तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से में। यहाँ हम समझेंगे कि उनके काम की क्या आलोचना हुई और हिंदी साहित्य पर उनकी आखिरी छाप क्या रही। लेकिन प्रसाद के नाटकों को लेकर हमेशा एक बड़ी बहस छिड़ी रही। कई लोग कहते थे कि भाई ये नाटक तो इतने मुश्किल हैं, इनकी भाषा इतनी कठिन है कि इन्हें स्टेज पर खेला ही नहीं जा सकता। तो क्या ये सच था? क्या उनके नाटक सच में अनस्टेजेबल थे? लेकिन प्रसाद का जवाब वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो तो एक तरह का ऐलान था। उनका साफ मानना था कि कलाकार को बाजार के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए, बल्कि स्टेज को कला के स्तर तक ऊपर उठना होगा। वो हिंदी थिएटर को सिर्फ मनोरंजन के स्तर से उठाकर साहित्य के ऊंचे आसन पर बिठाना चाहते थे। समझने की कोशिश कीजिए, उस जमाने में पारसी थिएटर का बोलबाला था, जिसमें सब कुछ था, शानदार सेट्स, गाने बजाने, मेलोड्रामा। बस एक चीज नहीं थी, और वो थी गहराई। प्रसाद इसी परंपरा के खिलाफ एक साहित्यिक क्रांति कर रहे थे। वो नाटक को तमाशे से विचार मंच बनाना चाहते थे। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि प्रसाद ने हिंदी रंगमंच को सिर्फ कुछ अच्छे नाटक नहीं दिए, उन्होंने तो उसकी पूरी पहचान ही बदल दी। उन्होंने साबित किया कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक देश और समाज की आत्मा को जगाने का सबसे ताकतवर जरिया हो सकती है। और ये हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस तरह प्रसाद ने अपने समय की चुनौतियों का जवाब देने के लिए कला का इस्तेमाल किया, क्या आज की कला हमारे समाज की समस्याओं का आईना बन सकती है? क्या वो हमें कोई नई दिशा दे सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।